अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS6 और 6 का लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो काइंडली मुझसे पता कर लिया करें। लेक्चर नंबर 8 है जी NFA से DFA कंस्ट्रक्शन, यानी कि NFA टू DFA कंस्ट्रक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। NFA से DFA कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। अब जो एल्गोरिथम यूज होता है ना NFA से DFA को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, द एल्गोरिथम इज कॉल्ड सबसेट कंस्ट्रक्शन। अब ये वो एल्गोरिथम है जो कि हमारी हेल्प करेगा NFA से DFA की कंस्ट्रक्शन के अंदर। अगला आपके पास आता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताएं आप NFA और DFA का, तो याद रखें NFA के अंदर ना, इन अ ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA ईच एंट्री इज अ सेट ऑफ स्टेट। कहा ये क्या कि जो जितनी भी एंट्रीज होंगी ना NFA के अकॉर्डिंग, उनका अपना एक सेट ऑफ स्टेट होगा। ऑन द अदर हैंड जो DFA है ना, उसकी हर एंट्री का मतलब है कि उसमें सिंगल स्टेट है, यानी कि वो सेट ऑफ स्टेट्स में बात नहीं कर रहा DFA। NFA जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है कि उसकी जितनी भी एंट्रीज उसके अंदर आई, उन सारी एंट्रीज ने, उनके अंदर जो स्टेट्स थी वो एक कंप्लीट सेट्स थी। लेकिन DFA जो है वो कहता है कि जी जितनी भी एंट्रीज आप लिखोगे ना ट्रांजिशन टेबल के अंदर, तो उनका मतलब ये होगा कि हर एंट्री का अपनी एक सिंगल स्टेट है। अब अगर हम जनरल आइडियाज़ की बात करें ना NFA से DFA कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वो क्या हो सकती हैं। वो ये है कि जो DFA है ना, वो जो DFA स्टेट्स होती हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं टू द सेट ऑफ NFA स्टेट। याद रखें, जो DFA है ना, उसकी जो स्टेट्स हैं वो करस्पॉन्ड करती हैं सेट ऑफ NFA स्टेट। The DFA use its state to keep track of all possible states that NFA can be after reading each input symbol. We will use the following operation. अब हम जो ऑपरेशन यूज करते हैं NFA से DFA की तरफ जाते हुए, वो क्या क्या है। अब यहाँ पे जी आपसे कहा गया इक्वलाइयर। अब जो इक्वलाइयर है इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन क्लाइयर। याद रखें, इक्वलाइयर को हम कहते हैं एप्सिलॉन क्लाइयर। अब एप्सिलॉन क्लाइयर के मतलब क्या है, इसमें होता क्या है। देखें, जब हम मूव करते हैं ना NFA से DFA की तरफ, तो इस मूवमेंट के अंदर हम कोई भी इनपुट कंज्यूम नहीं कर रहे होते। ये एप्सिलॉन क्लाइयर के अंदर हो रहा होता है। अब सेट ऑफ NFA स्टेट reachable from some NFA state S in T on E transition alone। अब कहा ये क्या, जो E क्लाइयर है या एप्सिलॉन क्लाइयर है, इसके अंदर जब हम मूव कर रहे हैं NFA से, तो जितनी भी स्टेट्स हैं ना, उनका जो जितनी भी उनकी मूवमेंट होगी ना, वो कभी भी कोई भी इनपुट कंज्यूम नहीं करेगी। अगला हमारे पास आता है जी मूव TA। अब मूव TA क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि सेट ऑफ NFA स्टेट टू विच देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन इनपुट A फ्रॉम सम NFA स्टेट S इज द सेट ऑफ T। NFA में ना हम सेट्स को मूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन। यानी कि कहा गया क्या कि अगर हमने मूव करना है ना NFA से, तो हम लिखेंगे मूव TA। यानी कि हमने इसमें क्या किया, हमने इंस्ट्रक्शन को मूव किया विद हेल्प ऑफ एक वर्ड है जिसका हम कहते हैं मूव। एक मतलब हमने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की इंस्ट्रक्शन, उनके सेट्स को मुंतकिल किया, तो हम उसके लिए मूव को यूज़ करते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जब हम एप्सिलॉन क्लाइयर कर रहे होते हैं ना, या उससे सेट बना रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले हर वैल्यू को चेक करते हैं। जहाँ पर एप्सिलॉन क्लाइयर हो सकता है, या यूँ समझ लें कि जिधर जिधर एप्सिलॉन क्लाइयर होगा ना,
विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट, तो हम उन सारी स्टेट्स को चेक कर रहे होंगे। Before it sees the first input symbol, NFA can be in any state in the set of equalizer. अब यहाँ ये कहा गया कि एप्सिलॉन क्लेयर के अंदर जब S 0 होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टार्ट स्टेट है आपके NFA की। इसके बाद ही हम नेक्स्ट इनपुट सिंबल डाल देते हैं। मूव T1 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि T इज ए मतलब सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि A के अंदर जो है ना सेट्स ऑफ स्टेट हैविंग द वैल्यू ऑफ T। सबसेट कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम आ रहे हैं तो हम अब देखते हैं कि इसके अंदर एल्गोरिथम मूव कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट। इनपुट के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो NFA है, इसमें जो N है जिसकी स्टेट हमारे पास S है, N with state set as अल्फाबेट सिग्मा, स्टार स्टेट 0 और फाइनल स्टेट F, यानी कि आपके पास NFA के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? स्टेट सेट होना चाहिए विद हैविंग वैल्यू ऑफ S। फिर आपके पास अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको एक सिंबल दिया गया जिसे हम सिग्मा कहते हैं। उसके बाद आपके पास स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए और फाइनल स्टेट होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट आपके पास आ गई एंड फाइनल स्टेट आप फ़ौरन से अपना बना सकते हो GNFA का। ऐसे ये फाइनल हमें इंडिकेट करके दे रहा होता है और ये स्टार्ट स्टेट में हमारे पास आ रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आया? ये NFA के अंदर था ना। तो अब जब हम DFA को देखते हैं ना, तो DFA ने क्या किया? अच्छा, मैं आपको एक और डिफरेंस बहुत आसान से बता दूँ। यहाँ हमने कहा ना कि स्टेट सेट S है ना, N है उसकी वैल्यू। अब N क्यों है? क्योंकि ये NFA है। अब जब हम DFA की बात करते हैं तो DFA के अंदर जो स्टार्ट स्टेट थी ना, या स्टेट सेट जो था ना, वो D में आ गया और सिंपल S नहीं रहा हमारे पास। DFA के अंदर S प्राइम बन गया। अल्फ़ाबेट सिग्मा इसके पास भी यूज़ हुआ और स्टार्ट स्टेट इसके अंदर भी थी। अब देखिए इनपुट हमारे पास था ई क्लियर था, यानी एप्सिलॉन क्लियर था आपके पास। S0 फाइनल स्टेट F प्राइम आपके पास आई। ट्रांजिशन टेबल हमारे पास एक बना, उसमें हमने सबसे पहले जो वैल्यू पुट की हमने कहा जी S प्राइम है, जिसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ाबेट्स के साथ। अल्फ़ाबेट्स से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो दैट इज आल्सो एन S प्राइम। इस बात ये आपको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पेपर रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल आपसे ये कहा जाता है कि आपकी MCQs रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आपसे कहा गया था कि जी आप अप्लाई करें एल्गोरिथम NFA के, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आता है और इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपके MCQs में आता है। A/B मल्टीप्लाई ABB डॉट सिग्मा इज, क्या आपके पास वैल्यू रहेगी A और B, यानी कि A/B का मतलब होता है A के अंदर भी सेट्स हैं, B के अंदर भी सेट्स हैं, AB के अंदर भी सेट्स हैं, B के अंदर भी सेट्स हैं। तो ये सारे हमारे पास एक आ जाता है वैल्यू। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें। आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। अब जो मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी माइनर ने सब्सक्राइब किया, मेजॉरिटी ऐसे देख रही होती है, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास जी, DFI मिनिमाइजेशन। जो DFA को हमने जनरेट किया, NFA से हमने DFA को मुंतकिल किया। अब DFA हमारे पास आया तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स थी, तो इन्हें मिनिमाइज करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। NFA से DFA की तरफ जा रहे होते हैं तो हम सबसेट का एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब DFA को हम छोटा करते हैं यानी मिनिमाइज करते हैं उसकी स्टेट्स को, तो हम हॉपक्रॉफ्ट यूज़ करते हैं एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम में होता क्या है? ये जी ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट स्टेट्स को ढूंढता है, फिर उन्हें मर्ज कर देता है।
सारी वैल्यूज़ को मर्ज करके एक आपके पास एक मिनिमाइज डीएफए बना देता है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक डीएफए था, उसमें ए की वैल्यू अलग थी, सी की वैल्यू अलग थी, बी की वैल्यू अलग थी, डी और ई की वैल्यू अलग थी। अब हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम हमने यूज़ किया तो उसने क्या किया, उसने सी को ए के साथ मर्ज कर दिया, बाकी सारा उसी तरह चला, लेकिन यहाँ पे उसने मर्जेंस दिखाई। उसने देखा उनके इक्विवेलेंट सेट्स आ रहे हैं तो उसने उन दोनों को एक साथ लिख दिया। अगला टॉपिक हमारे पास आता है जी लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर है क्या? लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो स्कैनर होता है। इसे यूज़ किया जाता है मल्टीपल आरई डिस्क्रिप्शन को, ताकि वो जनरेट कर सके मल्टीपल टोकन्स को। अब जब वो जनरेट करते हैं मल्टीपल टोकन्स, तो जो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स है ना वो यूज़ की जाती हैं, या जो सामने हमारे पास कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स आती हैं ना, उन्हें इनपुट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अब ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है ना, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा जी सीक्वेंस ऑफ मैचिंग टोकन एट द आउटपुट। अब उन्हें देखेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, मल्टीपल टोकन्स चेक करेगा, कैरेक्टर स्ट्रीम्स इनपुट उसके पास आ रही हैं, तो वो आउटपुट क्या देगा, वो उन सारों सीक्वेंस कर देगा, एक जैसे जो टोकन्स होंगे उन्हें एज आउटपुट बता देगा। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, अगला आपके पास टॉपिक आता है जी लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। The process of constructing a lexical analyzer can be automated. कहा ये क्या कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है ना, उसका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड होता है। हम सिंपल इसे स्पेसिफाई करते हैं कि आया ये रेगुलर एक्सप्रेशन है टोकन्स को लेकर या नहीं। फिर उसके बाद जब हम कर लेते हैं तो उसे हम मुख्तलिफ रूल्स देते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर को हम मुख्तलिफ रूल्स बता रहे होते हैं कि आप लोगों ने उसने किस तरह वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डबल इक्वल टू है, आप उन्हें रूल्स देते हो, आप कहते हो कि इसमें या तो आप इक्वल टू को सेपरेट कर दो, डबल से सिंगल में ले आओ, या फिर उसे डबल एज इट इज रख दो। टू पॉपुलर लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर आर, ये आपको याद रखने होंगे, दो इसके पॉपुलर हैं जी लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर के। फर्स्ट वन है फ्लेक्स, सेकंड वन है जेलेक्स। एफ्लेक्स और जेलेक्स, और हम इसे कह सकते हैं फ्लेक्स और जेलेक्स। अब फ्लेक्स है क्या? ये लेक्सिकल एनालाइजर है, एक उसका हिस्सा है, वो जनरेट करता है लेक्सिकल एनालाइजर इन सी और सी प्लस प्लस। अगर हम बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो वहाँ पे हम हमेशा याद रखिए फ्लेक्स यूज़ करेंगे, कभी गलती से जेलेक्स मत यूज़ कीजिएगा। अब फ्लेक्स है क्या? ये एक मॉडर्न वर्जन है जी ओरिजिनल लेक्स टूल का। अब ओरिजिनल लेक्स टूल कहाँ पाया जाता था? ये AT&T बेल लैब वर्जन था यूनिक्स का ना, उसके अंदर हमारे पास आता था लेक्स टूल। अब उसको एक एडवांस इसका या मॉडर्न वर्जन हमारे सामने आया फ्लेक्स। नेक्स्ट है आपके पास जेलेक्स। अब जेलेक्स क्या है? नाम से जाहिर है कि ये जावा के अंदर लिखा जाता है। ये जनरेट करता है लेक्सिकल एनालाइजर इन जावा। फ्लेक्स क्या करता है? वो लेक्सिकल एनालाइजर को सी और सी प्लस प्लस में जनरेट कर देता है, और जेलेक्स जो है वो जावा के अंदर जनरेट करता है। अब हम देखते हैं फ्लेक्स को यूज़ करने का तरीका, या उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, ये सारा प्रोसेस हम देख लेंगे। टू यूज़ फ्लेक्स, वन हैज़ टू प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फाइल एज इनपुट टू फ्लेक्स। अब अगर हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि फ्लेक्स को हम एक इनपुट दें, इनपुट फाइल प्रोवाइड करें, यानी स्पेसिफिकेशन फाइल दें एज इनपुट। फ्लेक्स क्या करेगा? फ्लेक्स उसे पढ़ेगा, प्रोड्यूस करेगा आउटपुट फाइल, जिसके अंदर लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स कोड होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने जी उसे दी एक इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल दी, उसके 3 हिस्से थे, सेक्शंस थे, सी और सी प्लस प्लस एंड फ्लेक्स डेफिनेशन। यहाँ पे दो आपके पास परसेंटेज के सिम्बल्स आ गए। सेकंड आपके पास है टोकन डेफिनेशन और एक्शन, और थर्ड आपने उसे बता दिया यूज़र कोड। अब जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये परसेंटेज और परसेंटेज का, तो इसका क्या मतलब है? डबल परसेंटेज सिंबल जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हर सेक्शन को दूसरे सेक्शन से डिफरेंट कर रहा है। यानी कि सबसे पहले उसके पास था, उसने सी और सी प्लस प्लस के अंदर फ्लेक्स डेफिनेशन बताई। सेकंड, उसने टोकन डेफिनेशन और एक्शन के बारे में बात की उस फाइल के अंदर, इनपुट के अंदर।
थर्ड वन उसने यूज़र कोड किया। अब इन सब को एक दूसरे से अलग करने के लिए यूज़ किए गए हमारे पास डबल परसेंटेज सिंबल। आगे चल के हमें बताते हैं कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने याद रखनी है, जितने भी फ्लेक्स की जो फाइल्स होंगी ना, वो हमेशा lex.1 से सेव होंगी। .i.1 आपके लिए कस्टमरी होता है, आप इसे यूज़ करते हो। इसके बाद ये हमें बताते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल है, ये आपकी नहीं आ रही होती फ्लेक्स वाली, कहीं भी नहीं आई। मैंने आपके पास 10 ईयर्स पेपर चेक किए थे, वहाँ पे नहीं है आपकी ये मतलब एक बार भी आपकी ये क्वेश्चन नहीं आया। फ्लेक्स जो है वो क्लासेस को क्रिएट करता है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सकें लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर। अब जो कोड है ना, जितनी भी क्लासेस का है ना, वो सारा फ्लेक्स की आउटपुट फाइल के अंदर प्लेस होता है। याद रखिए, जितना भी कोड बनता है वो जब लेक्सिकल एनालाइजर पे वर्क कर रहा है, तो जितना भी कोड क्रिएट होगा वो आउटपुट फाइल में होगा फ्लेक्स की। अब ये इन्वोक करने के लिए स्कैनर को, ये आपका कोड नहीं आता पेपर में तो इसे हम स्किप कर देते हैं। अब ये था जी लेक्चर नंबर 9, मैं वो 39 कहने वाली थी। ये पेज नंबर 39 है, हम डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे, बीच में इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी पार्सिंग। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास पहली चीज़, हम अब जब लास्ट चीज़ चेक करें दैट इज़ पार्सर। अब हम लोगों ने शुरुआत में देखा था फ्रंट एंड कंपोनेंट्स क्या क्या थे। सोर्स कोड प्रोवाइड किया, स्कैनर को, स्कैनर के अंदर टोकन ने वर्क किया, टोकन ने वो सारा सोर्स कोड जनरेट किया हुआ वो पार्सर को प्रोवाइड किया। अब ये जो पार्सर है, ये है क्या चीज़? पार्सर जो होता है ना, वो स्ट्रीम ऑफ वर्ड यानी टोकन्स को चेक करता है, उनके ग्रामेटिकल या यूँ समझें कि ग्रामेटिकल करेक्टनेस क्या होता है, यानी कि आप अगर गलत वर्ड्स लिख रहे हो ना, अब मैं आपको इसके एग्जांपल ये दे देती हूँ। अब ये पार्सर वर्क कर रहा है ना, मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे सक्सेस, ये देखें, ये अब यहाँ पे ये जो रेड अंडरलाइन आ गया ना, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड गलत है। ये पार्सर ने चेक किया, उसने कहा देखें जी ये रॉन्ग है, वो इसकी सजेशन भी आपको देगा। देखें, सक्सीड हमारे पास आ गया, सक्सीडेड आ गया, स्पेलिंग करेक्शन आ गई। तो ये सारा कुछ ये कर रहा होता है पार्सर। वो डिटरमाइन करता है कि आया जो, अब अगर हम कोड के बारे में बात करते हैं तो पार्सर क्या करेगा? पार्सर डिटरमाइन करेगा कि आया जो कोड है वो सिंथेटिकली करेक्ट है या नहीं, उसमें सिमेंटिक है, एनालिसिस वो चेक कर रहा होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव चेक कर रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा, और लास्ट में आके वो आया कोड प्रोड्यूस कर देगा। अब सिंथेटिक एनालिसिस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं आपको एक लाइन प्रोवाइड करती हूँ, दैट इज़ ही रोट द प्रोग्राम। अब ये जो लाइन है ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे पास इंग्लिश के अंदर, अगर हम लैंग्वेज के अंदर देखें तो हमारे पास सेंटेक्स, मतलब एक सिंटेक्स बना ना, ग्रामर सिंटेक्स हमारे सामने आया। ही नाउन था, रोट वर्ब था, द आपके पास सी आर्टिकल आ गया, प्रोग्राम आपके पास नाउन आ गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इन सारों को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सेंटेंस आएगा। इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग को लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है, हम इफ़ स्टेटमेंट को कहते हैं जी ये सिंटैक्स है आपके पास। तो आपकी वैल्यू आपके पास एक आएगी, आप लिखोगे इफ़ स्मॉल ब्रैकेट बी इज़ ग्रेटर दैन या इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये आपके पास इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉपर आ गई इक्वेशन। जो पार्सर होता है वो इंश्योर करता है सेंटेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि वो किस तरह प्रोग्राम के अंदर जो सेंटेक्स यूज़ किए जा रहे हैं ना, किसी भी लैंग्वेज के प्रॉपर वर्क करा रहा है या नहीं, उनके अंदर एरर्स हैं या नहीं। यानी कि इसका सारा काम यही होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि आया, मतलब फाइनल रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहा होता है, देखता है कि कोई इसमें गलती तो नहीं रह गई, इसके सिंटेक्स में एरर तो नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो ये सारा काम पार्सर कर रहा होता है। It is clear that a scanner based upon regular expression
will not be able to detect syntax error. याद रखें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो स्कैनर होता है ना, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आरई पे वो वर्क कर रहा है ना, तो वो कभी भी सिंटैक्स एरर को नहीं डिटेक्ट कर सकता। पार्सर ही एक ऐसी चीज़ है जो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, उसे करेक्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो ये था जी लेसन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।